स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के आज के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं हनुमानगढ़ ज़िले के माँ सीतावली हेड में। आज आप सभी को यहाँ से मैं भारत के संपूर्ण नहर तंत्र को पढ़ाऊँगा। हम खड़े हैं मरुस्थल की गंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। ये एक ऐसी बृहद बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थल की प्यास ही नहीं बुझती, बल्कि बृहद स्तर का आर्थिक तंत्र और सिंचाई परियोजना में सबसे बृहद कार्य करती है। अभी आप सभी को मैं भव्य नज़ारा दिखाऊंगा। इसके बाद जो है आप सभी को भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों से जो पूरा नहर तंत्र विकसित किया गया है, समग्र नहर तंत्र को क्रमशः पढ़ेंगे। साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में मैं आपको समग्र जानकारी दूंगा। परीक्षा उपयोगी एक एक विषय वस्तु मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत जैसा कि आप सभी को भारत के बृहद परियोजनाओं में, भारत के या बृहद नदी तंत्रों पे जाकर के मैंने आप सभी को समग्रता से विषयवार चीज़ों को पढ़ाया है। इससे पहले भी कई एपिसोड आ चुके हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपने भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ा था। इससे पहले मैंने आप सभी को देवप्रयाग से भारत के संपूर्ण नदी तंत्र को पढ़ाया था। थार मरुस्थल से भारत और विश्व के मरुस्थल को पढ़ाया था। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी एपिसोड हैं आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग उनको देखिए। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आप सभी को एक व्यवहारिक ज्ञान मिले, इसीलिए आज़ाद IAS एकेडमी के द्वारा भारत दर्शन का एक बृहद कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आने वाले समय में हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर जा करके आप सभी को व्यवहारिक ज्ञान देंगे। जो चीज़ें आप किताबों में पढ़ते हैं उन चीज़ों को व्यवहारिक तौर पर देखने का एक अपना अद्भुत ही नज़ारा है। मैं आज जो है मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की भागीरथी पे खड़ा हूँ और ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, मेन कैनाल है। वैसे इसकी 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट इसकी शाखाएं हैं। इन सबको मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी, और साथ साथ इस पूरे नदी तंत्र, इस पूरे नहर तंत्र के बारे में पढ़ाते हुए भारत के समग्र नहर तंत्र को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मुझे समग्रता से देखिए और सुनना है आपको। मैं भव्य नज़ारे का आपको अवलोकन भी कराऊंगा और इसके बाद क्रमशः एक एक विषय वस्तु को पढ़ाऊंगा। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर इस विषय वस्तु से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से इस पूरी नदी तंत्र ने मरुस्थल की प्यास ही नहीं बुझाई, बल्कि यहाँ के आर्थिक परितंत्र को बदल दिया, आर्थिक ढांचे को बदल दिया। तो एक बहुत ही भव्य नज़ारा है। एक कलकल करती हुई ध्वनि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये माँ सीतावली हेड है, जहाँ से इसे पूरे नदी तंत्र को रेगुलेट किया जाता है। यहीं से ये आपका राजस्थान में प्रवेश होती है। हरिके बैराज का नाम आपने सुना होगा, सतलुज और व्यास का संगम है, पंजाब में है। और हरिके बैराज से ही ये नहर परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बाढ़ प्रबंधन, जो बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई प्रणाली या इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या, पर्यटन, ऐसे बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें जल विद्युत निर्माण का कार्य भी किया जाता है। इसमें जो ये नहरें बनाई गई हैं, इन नहरों का भी एक सबसे बड़ा योगदान है। देखिए जो नदियां हैं, ये नदियां तो प्राकृतिक तरीके से बह रही हैं। जो ढाल है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उस ढाल की गति में नदियां बह रही हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर नदियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं नहीं, जहाँ पर वर्षा का जल भी पर्याप्त नहीं होता है, बहुत सारे कारण है जिससे वर्षा का जल कई क्षेत्रों में नहीं होता। कहीं पर वृष्टि छाया प्रदेश है, कहीं पर जो मानसून है उसकी उतनी पर्याप्त उपस्थिति नहीं है, कहीं पर अवरोध नहीं है। राजस्थान के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि जो अरब सागर की शाखा है मानसून की, इसके समानांतर पड़ती है और अरावली पर्वत श्रेणी उसके पूरा समानांतर है। तो अरब सागर की शाखा राजस्थान में वर्षा करती नहीं है, पर्याप्त वर्षा नहीं करती है। तो समूचा राजस्थान का आधा हिस्सा आपका रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। और इस रेगिस्तान की धरती को उपजाऊ बनाने के लिए, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इस नहर परियोजना का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसी भारत में बृहद बहुत सारी परियोजनाएं हैं। अब तो नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से भी ऐसी विशाल नहरों को बना करके बृहद स्तर की आर्थिक गतिविधियों को संचालन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको विषयवार सबसे पहले इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में समग्रता से बताऊंगा। इसकी 9 की 9 शाखाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से भी कुछ शाखाएं जाती हैं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये तो मुख्य नहर है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में जा करके उन जिलों पे बृहद स्तर का जो है वहाँ पे सिंचाई कार्य, पेयजल की उपस्थिति, आपदा प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन या विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ, इन सभी का संचालन करती है।
तो एक बार जो है हम पूरे के पूरे इस पूरे तंत्र को समझेंगे। इसके बाद भारत के संपूर्ण नहर तंत्र को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही नहर के क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भव्य अवलोकन का आप नज़ारा देखेंगे और इसके बाद आपको क्रम से मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी ब्रांचेज, इन सबको देखेंगे। तो चलिए देखिए इस भव्य नज़ारे को और इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की ब्रांचेज और इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रांच जो है दिखाऊंगा। तो चलिए आपके सामने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ब्रांच आएगी, उसको देखते हैं। तो आप सभी इस समय इंदिरा गांधी नहर की मुख्य धारा को देख रहे हैं। ये मुख्य धारा है और सतलुज और ब्यास जो हरिके बैराज है, सतलुज और ब्यास के संगम पे जो बांध बनाया गया है, वहीं इसका जल स्रोत है। आप देख रहे हैं ये राजस्थान और पंजाब का जो है बॉर्डर है और राजस्थान में ये जो माँ सीता वाली हेड बना हुआ है, इसी से इसका प्रवेश होता है राजस्थान में। मैं आप सभी को अब यहाँ पर एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुख्य नहर से वितरिकाएँ बनाई गई हैं, इसकी शाखाएँ बनाई गई हैं, इसकी ब्रांचेस बनाई गई हैं। कुल 9 शाखाएँ हैं और 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं इसमें, है ना। इसका जो दायां तट है वो ढालदार है और जो इसका बायां तट है वो थोड़ा सा ढालदार कम है, समतल नहीं है। तो यहाँ पर लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने वितरिकाएँ हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक वितरिका दिख रही है जहाँ पर मुख्य नदी का जल जो है दूसरे प्रवाह में जा रहा है। अभी मैं इसको आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेगुलेटर लगा हुआ है और ये रेगुलेटर मुख्य नहर का ही है। आपके सामने बड़े बड़े गेट दिख रहे होंगे आपको और ये 5 गेट हैं जिसका मसीतावाड़ी हेड से यहीं पे कंट्रोल रूम है और यहाँ से ही इसके जल को नियंत्रित किया जाता है ना। जल को छोड़ा जाता है, कम ज़्यादा किया जाता है। अभी मैं आपको इसका दूसरा किनारा भी दिखाऊंगा। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर धारा आपको शांत दिख रही है क्योंकि ये जल आपका पंजाब से, ये सतलुज और ब्यास का जल पंजाब से आ रहा है और इसके बाद आगे इसको नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे कई इसके कंट्रोल रूम हेड बनाए गए हैं जहाँ पर इस जल को नियंत्रित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक सतत प्रवाहमान जल है और ये जो है राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में जैसलमेर तक जाता है ये। तो चलिए आइए पहले इसके बारे में कुछ जान लें। मैं आपको थोड़ा सा जो नहरें होती हैं इसके सकारात्मक क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, काफ़ी बिंदु आपको दूंगा जो आपकी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम पे इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। सिंचाई परियोजनाओं पे कोई प्रश्न आता है तो भी आप इस पर डिटेल से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऐसी विभिन्न बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनकी लिस्ट में आगे आपको अभी बताने जा रहा हूं। विभिन्न नदियों पे देखिए इनके 2 स्रोत हो सकते हैं। पहला स्रोत तो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। विभिन्न बांध बनाए जाते हैं जहां पे जल विद्युत प्रणाली का कार्य किया जाता है, सिंचाई के लिए कार्य किया जाता है। बांधों के लिए एक मैंने वीडियो आपका टिहरी गढ़वाल डैम से बनाया था, उसे ज़रूर देखिएगा। कितना विशाल जलाशय, 3-3, 4-4 किलोमीटर का बड़ा जलाशय बांधों के पीछे बनता है। तो उन्हीं जलाशयों से इन नहरों को निकाला जाता है जिसमें से एक मुख्य नहर होती है। आप देख सकते हैं इसका घाट बहुत चौड़ा है ना। एक मुख्य नहर होती है, 100 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा घाट है ये और उसकी बहुत सारी वितरिकाएँ, शाखाएँ बनाई जाती हैं और लिफ्ट नहरें बनाई जाती हैं। लिफ्ट नहरें वहाँ बनाई जाती हैं जो ढालदार नहीं होते हैं, जो ऊंचाई में होते हैं, जिनका तल ऊंचा होता है, तो वहाँ पर पानी को लिफ्ट किया जाता है, ढकेलना होता है। तो लिफ्ट नहरें इसमें 7 बनाई गई। ऐसी भारत की जितनी भी नहर परियोजनाएँ, बड़ी नहर परियोजनाएँ जो आगे लिस्ट में बताऊँगा, इसी मेथड से बनाई गई, डेवलप की गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है ये। तो एक कृत्रिम नदी तंत्र आप देख रहे होंगे जिसे हम नहर कह रहे हैं। जल को हम कृत्रिम तरीके से इसको हम ले जा रहे हैं दूसरे स्थानों पर जहाँ पर जल का अभाव है। चलिए आगे अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चर्चा आपसे करूँगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे हम खड़े हैं और ये मासीता वाली हेड है यहाँ का। अब ये राजस्थान नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो पंजाब में 132 किलोमीटर की लंबाई है और पंजाब में मुख्य रूप से इसका उपयोग जो किया जाता है वो सिंचाई कार्य के लिए ना करके पेयजल के लिए किया जाता है ना। पेयजल की समस्या यहाँ से वाटर लेवल और बहुत सारी समस्याओं का पूर्ण समाधान इंदिरा गांधी कैनाल ने इस क्षेत्र में किया है और विभिन्न क्षेत्रों में भारत में जहां पर ये बड़ी बड़ी कैनाल हैं, ये नहरें हैं, इनके माध्यम से होता है। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी है 470 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में हम मासीता वाली हेड पे खड़े हैं, यहाँ से ये जाती है जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जाती है। जैसलमेर पे मोहनगढ़ यानी रेगिस्तान की प्यास को बुझाती है ये नहर और वहाँ पर बृहद स्तर पे जो लोग रह रहे हैं उनके जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो बात कर लेते हैं कि जो नहर तंत्र है किस तरीके
तरीके से, कृत्रिम तरीके से नियंत्रित जल प्रवाह जो किया जाता है, इसके क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं और क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है। सिंचाई बहुत ज़रूरी है। कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है पूरा ये तंत्र, तो आर्थिक तंत्र भी है, साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी के साथ ही बाकी के प्रभाव, जो मुख्य प्रभाव है इसका सिंचाई, और दूसरा है पेयजल। पेयजल जानते ही हैं, भारत जैसे देश में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली जैसी राजधानियों में भी जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे उसका वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो इन नहरों के माध्यम से जो भूमिगत जल है वो तो रिचार्ज हो ही रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ इसके जल को हम पेयजल योग्य भी यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से सिंचाई के जो कि आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, पेयजल के लिए इसका एक हम प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, चाहे भाखड़ा नागल परियोजना हो, टिहरी गढ़वाल परियोजना हो, या हरिके बैराज जहां से इंदिरा गांधी कैनाल आती है, इसका एक बड़ा उद्देश्य होता है कि नदी के जल को नियंत्रित करना और बाढ़ आपदा को रोकना। तो बाढ़ प्रबंधन में इन नहरों का बड़ा योगदान होता है। कैसे? जो अतिरिक्त जल होता है वो इन नहरों के माध्यम से उन क्षेत्रों में पहुँचता है जहाँ पर जल नहीं है। तो कह सकते हैं जल संसाधन का विकेंद्रीकरण का कार्य करते हैं और बड़ी भयानक बाढ़ आपदाओं से ये क्षेत्र बच जाते हैं। तो भयावह बाढ़ आपदा यानी कि बाढ़ प्रबंधन में भी नहरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसके बाद जल परिवहन, आप देख रहे हैं इसका घाट तो बहुत चौड़ा है। अभी भारत में इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में बड़ी बड़ी नहरें हैं, सू नहर है वहाँ पर, सुपीरियर झील इनमें बनी हुई हैं। तो इन नहरों में जल परिवहन का कार्य भी किया जाता है और भारत में भी संभावनाएं, व्यापक संभावनाएं हैं। तो जल परिवहन का भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है आपको नहरों के माध्यम से मिलेगा। एक चीज़ और जानिए, चूँकि पानी की गुणवत्ता अच्छी है, पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, तो ऐसे में मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, मिट्टी में नमी बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। इसके साथ जो मरुस्थलीकरण है, जो जलाभाव है, उसके रोकथाम में भी नहरों का बहुत बड़ा योगदान है। कृत्रिम तरीके से जल पहुंच करके उन क्षेत्रों में व्यापक जो है आपका मरुस्थलीकरण रोकने में कार्य करता है। इसके बाद जैव विविधता संरक्षण, जैसे आप देखेंगे एक नए प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अनुर्वर हैं, अनुपजाऊ हैं, वहाँ पर पानी का दूर दूर नामो निशान नहीं है। और यदि इस तरीके से जल परिवहन तंत्र पहुंचता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नए तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होगा। आप देख सकते हैं ये वृक्ष शायद मरुस्थल में नहीं होते, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल की संभावना ने एक नए तरीके के तंत्र को विकसित कर दिया, एक नए तरीके की बायोडाइवर्सिटी को डेवलप कर दिया। यहाँ पर एक नए तरीके का जलीय तंत्र और स्थलीय तंत्र विकसित होता है। ये भी इसका बहुत बड़ी जो है इसका एक सकारात्मक पक्ष है। जैव विविधता संरक्षण इसी के अंतर्गत आएगा। कृषि उत्पादकता में, चूँकि सिंचाई के कारण से ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, साथ साथ यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आएगा। जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे अब इसी क्षेत्र में रह करके वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ पर अब जैसे आपको पता है कि नदियाँ सभ्यताएँ बनाती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना सिंधु घाटी सभ्यता है ना, पीली सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। आज आप देख रहे हैं गंगा नदी ने किस तरीके से सभ्यता, ब्रह्मर्षि प्रदेश जो आपका है वैदिक काल में और वर्तमान में आप देखेंगे गंगा यमुना के दबाव में कितने बड़े क्षेत्र में, इस पूरे दोआबी क्षेत्र में बड़े स्तर का डेमोग्राफिक चेंज आया है। बड़ी आबादी रहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ बड़ी आबादी रहती है। उसी तरीके से नहरें ये भी कृत्रिम तरीके से जब पहुँचती है तो यहाँ पर आबादी का पलायन रुकता और साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पर जनघनत्व तो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जननांगिकी, डेमोग्राफिक चेंज आता है। इसके बाद पलायन में रोक होती है, जैसा कि आप जानते हैं ये नहरें विभिन्न गाँवों से जाती है, वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। तो लोग जो है आर्थिक तौर पर सशक्त होते हैं, सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल प्रदान होता है और ऐसे में पलायन में रोक होती है। पर्यटन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक जो है इसको पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार की भी ये योजना है, जल संसाधन मंत्रालय भी ये चाहता है कि अब इनको पर्यटन की तरह यूज़ किया जाए। जल संसाधन तो वही है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय के साथ जुड़ करके इनको हम पर्यटक के एक टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पे भी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्तियों का जो संघर्षरत जीवन था, इस पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग जल के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जल के महत्व को, जहाँ पे जल नहीं है वहीं पर उसका महत्व पता चलेगा। जो हमारी सबसे आधारभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं, हवा और पानी, तो लोगों के संघर्षरत जीवन में बदलाव आया है और
और इस संघर्षरत जीवन में बदलाव आने के कारण से लोगों के मानवीय मूल्य बदल गए, ह्यूमन वैल्यूज चेंज हो गए हैं, है ना। मानवीय मूल्य में सकारात्मक परिवर्तन आया है और जैसे ही ह्यूमन वैल्यू में हमारे परिवर्तन आता है वैसे ही सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है ना। गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट, संविधान के प्रति आस्था विकसित होती है। समझ सकते हैं इसका कितने व्यापक स्तर का महत्व हो सकता है। और जैसे ही सरकार के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है और हमारे संविधान की जो अवधारणा है, जो हमारी प्रस्तावना कहती है या हमारे जो फंडामेंटल राइट कहते हैं कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्या का पूर्ण निदान होना चाहिए, तो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अवधारणा को बल प्रदान होता है। इस प्रकार से जो वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, तो भारत उस दिशा में अग्रसर हो जाता है ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से। तो ये बात रही नहर प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव के कारण से, लेकिन इसके केवल सकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। आप सभी इस भव्य नज़ारे का अवलोकन करिए। एक बार फिर से मैं आपको जो इसका जो वितरिकाएँ हैं, जो इसका मुख्य द्वार है मसीतावाड़ी हेड पे, आप एक बार उसका अवलोकन करिए। इसके साथ साथ मैं आपको इसके 3-4 नकारात्मक अभाव भी हैं। हर चीज़ में सकारात्मकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा कि ठीक है, बाढ़ आपदा के रोकथाम के लिए कारक है, लेकिन समझिए यदि जल स्तर बढ़ता है नदियों का, हिमालयी और सदानीरा नदियों का जल स्तर बढ़ता है, तो ऐसे में आप एक और देख सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है कि इन क्षेत्रों में भी बाढ़ आपदा आ सकती है। यहाँ पर अतिरिक्त जल छोड़ने पे जो क्षेत्र कभी बाढ़ ग्रसित नहीं थे, इन नहरों के माध्यम से भी बाढ़ ग्रसित हो सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है। एक चीज़ और जानने को मिली थी, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया या फिर आप पढ़ेंगे कि जब ये कैनाल बनी थी या ऐसी कैनालें जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बनती हैं, तो वहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वह हनुमानगढ़ के बगल में ही है, पहले हनुमानगढ़ भी उसी का हिस्सा हुआ करता था। तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का जो जल स्तर था, इस नदी तंत्र के आने के कारण, इस नहर प्रणाली के आने के कारण उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ तक कहा जाता है कि 3-3 फुट पानी जो है वो भूमि से ऊपर आ गया और यहाँ पे पूरा कृषि परितंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो अतिरिक्त अधिक जलाक्रांति आ सकती है, जल की अधिकता हो सकती है। और देखिए, हर चीज़ संतुलन पे चलती है, यदि जहाँ पे संतुलन बिगड़ेगा वो नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो ना तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, संतुलित ज़रूरत है, बैलेंस ज़रूरत है। तो ऐसे में जलाधिक एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव क्या है, यहाँ पर जलाधिक या जलाक्रांति की समस्या या जल रिसाव की समस्या, ये भी एक बहुत बड़े स्तर का, यहाँ का इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था वो ख़त्म होकर के एक नए प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो ये भी एक इसके नकारात्मक प्रभाव में ही गिना जाएगा। एक चीज़ और देख सकते हैं अस्वच्छता को लेकर के, नहरों में तो देख सकते हैं जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ से नहरें गुजरती हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों का जो कचरा है वो कचरा भी, या विभिन्न प्रकार के जो शहर इसके किनारे से जाते हैं उनका सीवेज, वो भी नहरों में ही जाता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो एक प्रकार से नहर तंत्र हैं या नदी तंत्र हैं जलकुंभियों के द्वारा भी, तो यहाँ पर एक बड़े स्तर की अस्वच्छता जो है ये भी इसको पूरी तरीके से दूषित कर देगी, यहाँ के जल को दूषित कर देगी। और जब इसकी अस्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और ये दूषित हो जाएगा, तो इससे इसके आसपास रहने वाली आबादी वो भी पूरी तरीके से क्या होगी, पूरी तरीके से उसका स्वास्थ्य परिवर्तित हो सकता है। अब ये अस्वच्छता कारण क्या है, क्योंकि नहरों में सतत जल नहीं होता है, जलों को कंट्रोल किया जाता है। अब समझ लीजिए यदि इसका जल स्तर कम हो गया, पानी का स्तर कम हो गया, तो इसको रोक दिया जाएगा, आधी नहर आपको सूखी पड़ी रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, नहर का कुछ हिस्सा आपको सूखा भी मिलेगा। ये हर जगह नहर आपको सतत प्रवाहमान नहीं मिलेगी, या सभी शाखाओं में आपको जल नहीं मिलेगा, सभी वितरिकाओं में जल नहीं मिलेगा। कारण आवश्यकता पड़ने पर जल, तो जो रुका हुआ जल होता है वो आपका मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि वो दूषित हो जाता है। तो यदि इनको सतत जल नहीं दिया गया तो ये भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। अस्वच्छता और सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण से ये मानवीय स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करेगा, विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाढ़ आपदा और जलाक्रांति, ये भी इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये इंदिरा गांधी कैनाल है, और इंदिरा गांधी कैनाल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आप
देखें, ये आपकी एक वितरिका है, मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, ये एक वितरिका है और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। और दूसरी वितरिका यहीं से जाती है। इन सभी के बारे में आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, 9 की 9 वितरिकाओं के बारे में, और साथ ही जो लिफ्ट नहरें हैं, लिफ्ट नहरों के बारे में भी आप जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये मसीतावादी हेड का कंट्रोल रूम बना हुआ है। आप देखेंगे जस्ट पीछे मैं इसे 360 राउंड करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मसीतावादी हेड है जो आपका, इसका ये कंट्रोल रूम है। यहीं से इसको नियंत्रित और रेगुलेट किया जाता है, इसके जल स्तर को ध्यान में रखा जाता है और ज़रूरत के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, इसकी ब्रांचेस को, ट्रिब्यूटरी को देखते हैं और इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में एक विस्तृत जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान से देखना है, अंत तक इसको सुनते रहिए, खूब अच्छे से देखिए और आपको एक एक कोई छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी ऐसी नहीं होगी जो मैं यहाँ पर देकर नहीं जाऊँगा। मैं कंप्लीट पूरे के पूरे आपको नहर तंत्र को, भारत के संपूर्ण नहर तंत्र को भी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि किन नदियों पर कौन कौन से नहर प्रणाली है। तो चलिए अब आपको मैं जो इसकी वितरिका है उसको आप देखेंगे, भव्य नज़ारे को, और साथ साथ इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में अब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी को एक एक बारीक से बारीक जानकारी दूंगा और इसके बाद मैं आपको समग्र भारत का जो नहर तंत्र है उसको पढ़ाऊंगा। इसके पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए। देखिए, इंदिरा गांधी कैनाल आपका ये हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान में मसीतावादी हेड से निकलती है, ठीक है। इससे पहले पंजाब में 132 किलोमीटर से बह करके फिर 450 किलोमीटर ये राजस्थान में जाती है जैसलमेर तक। तो एक बार इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। कोई भी नहर जिस दिशा में बहती है उसका दायां तट और उसका बायां तट उसी के आधार पे निर्धारित होता है। जिस दिशा की ओर बह रही होती है उसी दिशा में उसका ये हिस्सा, मान लीजिए इस दिशा की तरफ बह रही है तो ये हिस्सा इसका दायां तट है और ये हिस्सा इसका बायां तट है। तो इंदिरा गांधी कैनाल में राजस्थान का जिस हिस्से से वो बहती है तो उसका जो दायां तट है वो भूभाग काफ़ी समतल है या फिर उस ढालदार है, मतलब उसमें ढलान है, और जो बायां तट है वो थोड़ा सा ऊंचा है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जल की जो प्रकृति होती है, जल की प्रकृति क्या होती है, जल ढाल का अनुसरण करता है, जल ढाल का अनुसरण करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का अनुसरण करता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया कि जो बायां तट है, इस बाएं तट को भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति हो पाए, यहाँ पर भी पेयजल और सिंचाई की समस्या का पूर्ण निदान किया जा सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसके दाएं हिस्से पे मुख्य शाखाएं हैं, इसकी मुख्य शाखाएं हैं, लगभग 9 मुख्य शाखाएं हैं। ये सभी 9 मुख्य शाखाओं में 8 शाखाएं तो इसकी आपकी दाएं तरफ है, ठीक है। 7 लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहर क्या होती हैं? जब भूभाग ऊंचा होता है तो उस ऊंचे भूभाग में जल को थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ता है, उसे ढकेलना पड़ता है, तो ऐसे में लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं। तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है। एक जो आपकी नहर है, ये आपकी जो रावतसर ब्रांच जाती है, ये आपकी बाईं ओर एकमात्र ब्रांच है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको दिखाऊंगा। साथ ही आप देखेंगे जो मुख्य नहर है उसमें बहुत सारे रेगुलेटर्स होते हैं, उसी से जल को कंट्रोल किया जाता है ना। किस वितरिका में कितना जल देना है, इसके लिए अब ये जल स्तर पे होता है। जल स्तर जिस तरीके से होगा उसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ के कंट्रोलर दिखाऊँगा। हम मसीतावादी हेड पे हैं और यहाँ से मैं आपको जितनी भी वितरिकाएँ हैं इंदिरा गांधी कैनाल की, सभी को क्रम से पढ़ाऊंगा, क्रम से बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो INNP है या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें आपकी जो इसकी मुख्य नहर हनुमानगढ़ ज़िले के मसीतावादी हेड से जाती है। आपके सामने आप देख सकते हैं मसीतावादी हेड है। यहीं पर इसका कंट्रोल रूम भी बना हुआ है। जल संसाधन विभाग के द्वारा इस पूरा कंट्रोल किया जाता है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेगुलेटर्स हैं, आपके सामने देख रहे हैं, ये वितरिकाओं के रेगुलेटर हैं। आप सामने देखेंगे मुख्य नहर है और मुख्य नहर से ही जो इसकी मेन ब्रांच है, ये बाएं तट की ब्रांच है। रावतसर ब्रांच केवल एकमात्र ब्रांच है जो आपकी बाएं तट पे है। ऐसी ही वितरिकाएँ हैं, मतलब पानी को, जल को हर जगह पहुँचाना है, इसको विकेंद्रीकृत करना है ताकि सभी क्षेत्र समान रूप से इससे लाभान्वित हो सके, है ना। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ ज़िले में मसीतावादी हेड में आपका ये जो है 470 किलोमीटर तक ये जैसलमेर तक जाती है। और
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बायां ओर जो है ये भूभाग ऊंचा है ना। तो बाएं ओर में लेकिन एक ब्रांच इसकी जो है ये आपकी मुख्य ब्रांच है रावतसर ब्रांच। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रावतसर ब्रांच है आपके सामने, और ये पूरा का पूरा हनुमानगढ़ ज़िले को सिंचित करती है। हनुमानगढ़ ज़िले पे ये जल पूरा का पूरा पहुँचता है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके अब आप सभी को बताता जाऊँगा। तो पहली शाखा इसकी रावतसर शाखा है इंदिरा गांधी नहर की, और ये बाईं ओर है, एकमात्र बाईं ओर है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखिएगा। जितने भी बच्चे RAS एग्ज़ाम देते हैं आपको तो याद ही रखना है इसको। एकमात्र शाखा जो बाईं ओर जाती है और इसके द्वारा हनुमानगढ़ जिला पूरा है। इसके बाद दूसरी शाखा आपकी सूरतगढ़ शाखा है। ठीक है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को सिंचित करती है। फिर अनूपगढ़ शाखा है, ये भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को है। एक पूगल शाखा है, बीकानेर में है आपकी। फिर दाताौर शाखा है, ये भी बीकानेर में है। विरसलपुर शाखा आपकी बीकानेर में है। चारण वाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर दोनों को सींचती है। इसके बाद शहीद बीरबल शाखा, ये भी जैसलमेर पे है। और सागरमल गोपा शाखा ये जैसलमेर पे है। तो आपकी ये 9 प्रमुख शाखाएं हैं, और बाकी की इसकी लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट नहरें जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो बायां भाग है ये ऊंचा है, ये ऊंचाई पे है, तो ऐसे में जल को हमें ढकेलना पड़ता है, ये स्वाभाविक बहाव नहीं होता है। तो ऐसे में इसकी 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, और 60 लिफ्ट नहरों में पहली है आपकी, इसका नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर बनाई गई है, जो कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर इतने डिस्ट्रिक्ट्स को ये पूरी तरीके से जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सिंचाई, पेयजल, विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। इसके बाद दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर, ये बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर है, ये के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये गंगानगर और बीकानेर इन दोनों को जो है ये प्रभावित करती है, सिंचित करती है। अगली है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये गजनेर लिफ्ट नहर भी इसे बोलते हैं, बीकानेर और नागौर में है ये। इसके बाद अगली है बीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये आपकी बांगड़सर भौरूदान छलानी लिफ्ट नहर के रूप में भी इसे जानते हैं। अगली है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये कोलायत लिफ्ट नहर है, बीकानेर तथा जोधपुर पे है। अगली आपकी है गुरु जम्मेश्वर लिफ्ट नहर, ये फौलादी लिफ्ट नहर भी इसे कहते हैं, ये बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ज़िले को जो है प्रभावित करती है। और अगली है आपकी जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर भी इसे कहते हैं, जैसलमेर और जोधपुर को ये प्रभावित करती है। तो फिर से ध्यान से समझिएगा, जो बायां हिस्सा है इंदिरा गांधी कैलान का थोड़ा सा ऊंचा है, जिसके कारण से यहाँ पर लिफ्ट नहरें हैं, और जो दायां हिस्सा है, दाएं हिस्से पर जो है आपका जो स्वाभाविक मुख्य धाराएं हैं, और मैंने आपको बताई सारी मुख्य धाराएं, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दाताौर शाखा, विरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोवा शाखा। और जो रावतसर ब्रांच है, रावतसर ब्रांच आपकी इसके बाईं ओर है। ठीक है, तो 7 आपकी लिफ्ट नहर, और ये आपकी इसको आपको याद रखना है, बहुत आसान है। यदि एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक लिफ्ट नहरें कहाँ हैं, तो बीकानेर में है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा लिफ्ट नहरें आपकी बीकानेर ज़िले से स्थित हैं। और सर्वाधिक कमांड एरिया जो है इसका, ये जैसलमेर और बीकानेर में सबसे ज़्यादा कमांड एरिया है इंदिरा गांधी कैनाल का। और ये जो टोटल पूरा क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है, या उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। फिर से एक बार सुनिएगा ये आंकड़ा, 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करता है ये क्षेत्र। कुल 8 जिले सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, जहां पर सिंचाई और पेयजल का लाभ प्राप्त होता है। इन सभी का 8 के 8 का नाम याद कर लीजिए। पहला है आपका गंगानगर, दूसरा है आपका हनुमानगढ़, तीसरा है आपका बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर। फिर से ध्यान से सुनिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर। जो आपका झुंझुनू ज़िला है, झुंझुनू ज़िले को मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए झुंझुनू ज़िले को यहाँ से पेयजल की आपूर्ति प्राप्त होती है। सिंचाई सुविधा वहाँ पर लाभान्वित नहीं हो पाता है झुंझुनू ज़िला। ठीक है, तो फिर से ध्यान रखना है, 8 जिलों को सिंचाई और पेयजल का लाभ प्राप्त होता है, और झुंझुनू को केवल और केवल पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। और इसके तहत जो है 3 बड़ी पेयजल परियोजनाएँ भी बनाई गई। जैसे सिंचाई परियोजना मैंने आपको बताया कि 9 मुख्य शाखाएं हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। उसी तरीके से 3 बड़ी पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें पहली है आपकी कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, ये बीकानेर शहर की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना आपकी पेयजल परियोजना है। दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, ये जोधपुर की लिफ्ट नहर परियोजना भी बोलते हैं, और इसके द्वारा ये जोधपुर जिले की पेयजल आपूर्ति करती है। अगली आपकी गंधेली सहवा परियोजना, इसको आपनी परियोजना भी बोलते हैं, और ये जर्मनी के
सहयोग से निर्मित की गई परियोजना है। ये भी पेयजल परियोजना है और इसके द्वारा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो तीनों को ध्यान से सुनना है आपको। पहला है कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना, दूसरी है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, तो कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना और गंधेली साहवा परियोजना, आपड़ी परियोजना, आपकी ये 3 बड़ी पेयजल परियोजनाएं हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताया कि यहाँ पर जलाधिक्य की भी समस्या है, जलाधिक्य, जलाक्रांति की भी समस्या है। अब चूँकि बड़े मात्रा में सतलुज और ब्यास का पानी इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से आता है, तो इस क्षेत्र की जो भूमि है धीरे धीरे लवणीय होती जा रही है ना, लवणीय होती जा रही है और साथ साथ क्षारीय भी होती जा रही है। तो लवणीय भूमि उपचार के लिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद कर लीजिए। आमतौर पे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे या क्वेश्चन आते हैं इससे। लवणीय भूमि उपचार के लिए रॉक फास्फेट और सुलबुल का उपयोग किया जाता है और जो क्षारीय भूमि होती है उसके उपचार के लिए 3 चीज़ें याद रखिएगा, जिप्सम, ग्वार और ढैंचा, इसका प्रयोग करते हैं। ये हरी खाद है, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, जो आपका लवणीय भूमि है इसके लिए रॉक फास्फेट और सुलबुल का उपयोग करते हैं और जो आपकी क्षारीय भूमि है इसके लिए जिप्सम, ग्वार और ढैंचा हरी खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रमुख जो इंदिरा गांधी परियोजना है उसके बारे में कुछ जानकारी है। अब आपको 2-3 चीज़ें और यहाँ पर बता दूं मैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया था। कब किया गया था इस नहर का उद्घाटन? 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बार भारत के, समग्र भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनमें जितनी भी परियोजनाएं उन सभी को देखेंगे और इससे पहले जो मुख्य नहर है उसका मैं आपको भव्य नज़ारा दिखाऊंगा और उसके बारे में विभिन्न जानकारी आप सभी को दूंगा। तो आप सभी के सामने है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक बृहद और विस्तृत बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पे आप सभी के सम्मुख है। ये केवल एकमात्र परियोजना नहीं है, ऐसी विभिन्न परियोजनाएं विभिन्न नदियों के माध्यम से, बांधों के माध्यम से बनाई गई हैं। इसके भव्य नज़ारे का अवलोकन करिए, देखिए और किस तरीके से इसे राजस्थान की मरुगंगा ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस परियोजना ने संपूर्ण राजस्थान को सिंचित किया है, यहाँ की पेयजल की समस्या का निदान किया है। ये राजस्थान की जीवन रेखा है, मरुभूमि की, मरुस्थल की जीवन रेखा है। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम तरीके से जल पहुँचाने के लिए विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से, विभिन्न बांधों के माध्यम से या विभिन्न नदियों के माध्यम से, जहाँ पर जिन नदियों पर मुख्य धारा पे जल का सतत प्रवाह होता है, वहाँ से ऐसी विस्तृत और विशाल नहरों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इसकी बहुत सारी मुख्य धाराएं हैं, वितरिकाएं हैं, जिनको रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए आप इस भव्य नज़ारे का अवलोकन करिए। मैं आप सभी को भारत की सभी नहर प्रणालियों को बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि जो नहर प्रणाली है, जो धरातलीय जल है, कृत्रिम तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल के साथ किस तरीके से वो एक ढाल की ओर उसको विकसित किया जाता है, बनाया जाता है और विभिन्न समस्याओं का पूर्ण समाधान किया जाता है। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, तटीय मैदानी क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार की भारत के विभिन्न नदी परियोजनाएं, नहर परियोजनाएं बनाई गई हैं। चलिए क्रम से एक एक परियोजना को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, सभी का नाम बताऊँगा, राज्यों में किन किन राज्यों में कौन कौन सी परियोजना है। ये तो राजस्थान की परियोजना है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हम समग्र भारत की परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से आप इस पूरे अवलोकन करिए, पूरे समग्र नज़ारे का मैं आपको एक एक परियोजना के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नदियों के बारे में और यहाँ की नहर परियोजनाओं के बारे में समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नदियों के बारे में समग्रता से तो मैंने आप सभी को देवप्रयाग से जो पूरा नदी प्रणाली पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, चर्चा किया था। अब बात करते हैं नहरों के बारे में। तो ऊपरी गंग नहर, ये गंगा नदी से इसका निर्माण किया गया है। उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के समीप से निकाली गई है ऊपरी गंग नहर, है ना। और इस नहर की जो लंबाई है वो 342 किलोमीटर है, काफ़ी बड़े स्तर पे। वो भी जो आपका गंगा यमुना का दोआबीय क्षेत्र है और इसमें भी कई सारी शाखाएं बनाई गई हैं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी कैनाल की शाखाएं हैं, वैसे ऊपरी गंग नहर की भी शाखा हैं और देवबंद शाखा, अनूपपुर शाखा, मटकाका शाखा, हाथरस शाखा, ऐसी विभिन्न शाखाएं इसमें बनाई गई हैं। इसी तरीके से आपकी निचली गंग नहर है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ही नहरों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऊपरी गंग नहर ये गंगा नदी में बनाई गई है और उत्तर प्रदेश में, वैसे ही निचली गंग नहर आपकी ये भी गंगा नदी के जल से बनाई गई है और
ये आपके नरौरा बुलंदशहर जो आपका है नरौरा बुलंदशहर के समीप से ये निकाली गई है। इसके बाद शारदा नहर, शारदा नहर ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है और इसका निर्माण शारदा नदी के जल से किया गया है और ये नहर बनवासा के समीप से निकलती है ना, और इससे विद्युत निर्माण गृह भी यहाँ पर स्थापित किया गया है शारदा नहर पे। इसके बाद पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर आपकी यमुना नदी से निकाली गई है और ये ताजेवाला अंबाला जिला के समीप से इसको निकाला गया है इसको, ठीक है। अगली है आगरा नहर, आगरा नहर भी यमुना नदी से निकाली गई है, ओखला दिल्ली के समीप से वो नहर निकली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी कैनाल आपकी हरिके बैराज से निकली हुई है, उसी प्रकार से विभिन्न सभी नहरों का कोई ना कोई तो स्रोत होगा ही ना, उद्गम स्रोत जहाँ से इनको जल प्राप्त हो रहा है। तो इन सभी के स्रोत के बारे में मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो आगरा नहर आपकी यमुना नदी से निकली है और ओखला दिल्ली के समीप से निकली है। उसी प्रकार से बेतवा नहर, बेतवा नहर बेतवा नदी पे है और झांसी के समीप से परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है, ठीक है। और ये झांसी, जालौन, हमीरपुर उत्तर प्रदेश का जो पठारी भाग है, बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसको पूरी तरीके से लाभान्वित करती है। इसी प्रकार से आपकी है केन नहर, केन नहर आपकी केन नदी से निकलती है और यह नहर आपकी पन्ना मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आपका बांदा उत्तर प्रदेश छतरपुर की भूमि को लाभान्वित करती है। इसी तरीके से आपकी बेलन नहर है, बेलन नहर बेलन नदी से निकाली गई है और जो रीवा मध्य प्रदेश के समीप से निकलती है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की भूमि को सींचती है ये। इसी तरीके से उत्तराखंड से कालागढ़ नहर निकलती है, आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के मध्य से जाती है रामगंगा नदी और वहीं पर आपका कालागढ़ है, कालागढ़ नहर निकलती है और ये जो आपका उत्तरी उत्तर प्रदेश है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिसमें बिजनौर, नगीना, धामपुर आदि जिलों को भूमि में सिंचाई में सबसे महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसी प्रकार से बेतवा नदी पे बना हुआ है माता टीला बांध है और माता टीला बांध से भी बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। तो बेतवा नदी से गुरु सहाय नहर निकाली गई और मंदर नहर निकाली गई है। दो नहरें हैं माता टीला परियोजना से, पहली है गुरु सराय नहर और दूसरी है मंदर नहर। इसी प्रकार से रामगंगा परियोजना से भी नहरें निकाली गई हैं और रामगंगा नदी से ये गढ़वाल उत्तराखंड के पास से ये रामगंगा नदी है, वहीं कालागढ़ पास ही में है, तो रामगंगा नदी से भी कई नहरें निकाली गई हैं। ऐसे ही रिहंद परियोजना है आपकी, रिहंद परियोजना आपको जैसा कि पता है कि सोन नदी पर है और मिर्ज़ापुर ज़िले में सोन नदी के सहायक रिहंद पर ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो आप इस नज़ारे को देखिए, इसका अवलोकन करिए। अभी इसको मैं चारों तरफ से आपको ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कैमरे के एंगल से। चलिए, तो रिहंद परियोजना आपकी मिर्ज़ापुर ज़िले में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनी हुई है और इसी पे आपकी गोबंद बल्लभ सागर झील है, वहीं से आपकी पूरी की पूरी उस जलाशय से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई सुविधा को उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है, अगली है आपकी शारदा सहायक परियोजना। शारदा नदी पर बहुत सारी नहरें हैं जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था के लिए निरंतर रूप से लगी हुई हैं। वैसे ही आपकी है चंद्रप्रभा बांध नहर, आपकी चंद्रप्रभा नदी पर है और ये आपका जो है चंदौली तहसील जो आपका है, चकिया और चंदौली, वहाँ पर ये 960 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उपलब्ध कराती हैं। इसी प्रकार से आपकी नौगढ़ बांध की नहरें हैं जो कर्मनाशा नदी पर हैं और ये भी आपका चंदौली के समीप ही है कर्मनाशा नदी। इसी प्रकार से आपका जो है अन्य बहुत सारी और भी नदियां हैं, सरपार बांध की नहरें हैं, अर्जुन बांध की नहरें हैं, रंगावन की बांध की नहरें हैं, ललितपुर बांध की नहरें हैं, है ना, बेनगंगा नहर है, नायर नहरें हैं। तो ऐसी उत्तर प्रदेश की ये बहुत बड़े संख्या में उत्तर प्रदेश में नहर परियोजना है जिसके अंतर्गत आपकी मैंने बताया ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, बेतवा नहर, केन नहर, बेलन नहर, कालागढ़ नहर, माता टीला नहर, रामगंगा परियोजना की नहरें, रिहंद परियोजना की नहरें, शारदा सहायक परियोजना नहरें, चंद्रप्रभा नहरें, नौगढ़ पर है। ये आपकी हो गई उत्तर प्रदेश की समग्र नहरें। आपको ये याद कर लेना चाहिए और साथ साथ अपने मानचित्र में इनको एक बार देखना चाहिए। अगली है आपकी पंजाब और हरियाणा की नहरें। जैसा कि आपको पता है पंजाब सबसे सिंचित क्षेत्र है, सबसे उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर नहरों का सर्वाधिक विकास किया गया है ना। आपको पता भी होगा कि पहले तो अविभाजित भारत में पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया और आपको पता भी होगा कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा नहर प्रणाली वो पाकिस्तान में है ना। तो इसी प्रकार से भारत में भी पंजाब में नहर प्रणाली बड़े स्तर पर विकसित है। तो आपकी पश्चिमी यमुना नहर जो आपकी है ये बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आपको पता होगा 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। प्राचीन और मध्यकालीन काल में भी अशोक के द्वारा, फिर सल्तनत वंश के शासकों के द्वारा ये नहर निर्माण का कार्य करवाया गया है ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को उपजाऊ बनाया जा सके। तो ऐसे में
पश्चिमी यमुना नहर जो है, आप इसको याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था। 17वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी का नाम भी आपने सुना होगा, उसके द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और इसके बाद 1886 में अंग्रेजी शासकों के द्वारा भी इस नहर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई थी। इसे सल्तनतकालीन अकबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पश्चिमी यमुना नहर, और ये अभी जो है आपका ये अंबाला ज़िला जो आपका है, अंबाला ज़िले में ताजेवाला पड़ता है, वहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। अगली है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर आपकी सतलज नदी के जल से निकली है, और ये रोपण आपका जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है जो पंजाब में पड़ती है, रोपण अंबाला के पास से ये नहर निकाली गई है। अगली है ऊपरी बारी दोआब। ये ब्यास और रावी नदी है, उसी को बारी दोआब कहते हैं, ब्यास और रावी के बीच का जो हिस्सा है। तो ऊपरी बारी दोआब नहर है, ये रावी नदी के जल से इसको निकाला गया है, और ये नहर आपकी पठानकोट माधोपुर के समीप से निकाली गई है ना। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है। इसी प्रकार से जो भाखड़ा नागल बांध आपका बना है, बहुउद्देशीय परियोजना बना है, वहाँ से भी कई एक नहरें निकाली गई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नहर है नागल नहर। नागल नहर है, और ये नागल नहर का निर्माण किया गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है इस नहर के द्वारा। और यहीं पर आपका फिरोजपुर नहर भी इसी से बनाई गई है। तो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत दो नहरें हैं, नागल नहर अलग है और भाखड़ा नहर अलग है। भाखड़ा नागल बांध अलग है, ध्यान रखिएगा। नागल नहर वहाँ से निकाली गई और भाखड़ा नहर भी वहाँ से निकाली गई है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 20 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचाई करती है। इंदिरा गांधी नहर कितने लाख की करती है? 16.17 लाख हेक्टेयर की भूमि को इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी पंजाब की जो पंजाब और हरियाणा की जो नहरें थी उसके बारे में मैंने चर्चा किया। आगे बात करते हैं बिहार की नहरों के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है, लेकिन कृषि का स्तर सामान्य है, और उसका मुख्य कारण है कि जो वर्षा जल है उसमें जो है वो भी पूर्वी भाग में पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता है, और पश्चिमी भाग में इसका जो है वर्षा का स्तर न्यून है। तो कहीं पर वर्षा तो बहुत ज़्यादा है बिहार में, जिसके कारण से बाढ़ आपदा भी आती है। कहीं पर वर्षा बहुत कम है, और वर्षा है कितने दिन? 4 महीने भर के लिए। इसलिए बिहार में भी बहुत बड़े स्तर पर सिंचाइयों के लिए बिहार भी नहर प्रणाली पर ही निर्भर है। तो जिसमें पहली आपकी सोन नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सोन नदी पर ही सोन नहर बनाई गई है, और ये आपका जो है इसकी 2 शाखाएं हैं, पश्चिमी सोन नहर और दूसरी है पूर्वी सोन नहर। ये दोनों जो है आपकी शाखा जो है वारुण से निकाली गई हैं। वारुण आपकी पूर्वी शाखा जो है वारुण से निकलती है, औरंगाबाद, गया और पटना के जिलों को सिंचाई करती है। अगली आपकी गंडक नदी से एक नहर निकलती है जिसका नाम है त्रिवेणी नहर। क्या नाम है? त्रिवेणी नहर। और ये नहर नेपाल के सीमा के नज़दीक से निकाली गई है। बेतिया जिला जो आपका पड़ता है उसकी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नहर। 2 और नहरें हैं, एक है ढाका और तेऊर नहर। ठीक है, ढाका नहर ये आपका चंपारण जिला के पास ही 2 नदियां हैं, लाल बाकिया नदी और दूसरी है तेऊर नदी। तो इन दोनों नदियों से ही आपका ये पूरा भूमि, वहीं से नहरें निकलती हैं। अगला है आपकी कमला नदी। कमला नदी से ही कमला नहर बनी है, और बिहार और नेपाल की सीमा के पास ही मधुबनी ज़िले पे ये सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निकालती है कमला नहर। अगला है आपकी सकरी नदी। सकरी नदी आपकी जो है ये गंगा की सहायक सकरी नदी के माध्यम से बनी है, और ये इस नदी का 1850 में जो है इस नहर का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में मुंगेर, गया, पटना जिलों आदि भूमि की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोसी नदी के बारे में आप जानते हैं, बिहार की तबाही कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को। तो इस नदी के अंतर्गत भी 2 महत्वपूर्ण नहर परियोजनाएं बनाई गई हैं। पहली है पूर्वी कोसी नहर और दूसरी है पश्चिमी कोसी नहर। और पूर्वी कोसी नहर जो आपकी है ये पूर्णिया की ओर निकाली गई है, और पश्चिमी जो कोसी नहर है आपका हनुमान नगर के दाईं ओर मुजफ्फरपुर की तरफ निकाली गई है। ठीक है, तो 2 नहर आपको याद रखना है, ये कोसी नहर की पूर्वी और पश्चिमी शाखा। अगला है गंडक परियोजना के तहत भी बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। गंडक नदी के पास वहीं पे भैंसालोटन पड़ता है, तो वहाँ पर भी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत नहरें बनाई गई हैं। तेनूघाट परियोजना नहर ये दामोदर नदी पे बनी हुई है, और दामोदर नदी पर एक झील का रूप देने के लिए ये निर्माण कार्य अभी भी चल भी रहा है तेनूघाट परियोजना की नहरों को लेकर के। तो ये हो गई बिहार की जो आपकी नहर परियोजना है, सोन नहर, त्रिवेणी नहर, ढाका और तेहूर नहर, कमला नहर और सकरी नहर, याद रखना है इसको। और कोसी नहर पर, कोसी परियोजना पर बहुत सारी नहरें जो निकाली
गई हैं और गंडक परियोजना पर, फिर तेनुघाट नहर पर कई सारी नहरें बनाई गई हैं। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की नहरों को। तो आंध्र प्रदेश की दो प्रमुख नदियां गोदावरी डेल्टा और आपका गोदावरी नदी और दूसरा कृष्णा नदी। तो विभिन्न प्रकार की नदी जोड़ी परियोजनाएं भी चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में नदियों को जोड़ा जा रहा है, कारण क्यों? ताकि जल का विकेंद्रीकरण हो सके, सदा नीरो नदियों का जल जो है वो मानसूनी नदियों पर भी पहुँच सके। तो ऐसे कई नदियों को जोड़ने के लिए भी नहरों को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। अब इसमें से आपका गोदावरी डेल्टा में एक नहर बनाई गई है और ये जो है नहर आपका गोदावरी डेल्टा को दो भागों में बांट देती है। तो 4000 किलोमीटर लंबी अनेक नहरें जो हैं गोदावरी डेल्टा से निकाली गई हैं। इसके बाद कृष्णा डेल्टा पर भी नहरें बनाई गई हैं जो विजयवाड़ा के नज़दीक कृष्णा नदी और गोदावरी नदी को आपस में जोड़ती है। तो नदी जोड़ो परियोजना के तहत कृष्णा डेल्टा की नहरें बनाई गई हैं। इसी प्रकार से एक प्रमुख नदी है तुंगभद्रा नदी, तो कृष्णा की सहायक नदी है ये, और मालपुरम से यहाँ से अनेक एक बांध भी बनाए गए, वहीं से कई नहरें भी बनाई गई हैं। तो तुंगभद्रा नदी पर भी कई नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद कृष्णा नदी पर एक बड़ी परियोजना है जिसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना पर भी नागार्जुन सागर बांध बनाया गया और यहीं से आपका जो है बड़े स्तर पर नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद आपकी दो प्रमुख परियोजनाएं हैं। पहला है रामपत सागर परियोजना, गोदावरी घाटी परियोजना की नहरें। तो गोदावरी नदी से जो है ये पूरा जल जो है बनाया गया है, गोदावरी नदी के समीप ये परियोजना निकाली गई है। इसके बाद आपका कृष्णा पेन्नार परियोजना, यहाँ से भी दो नहरें, दो नदियाँ हैं, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी, यहाँ से भी बड़े स्तर पर सिद्धेश्वर नामक स्थान पर और सोमेश्वर नामक स्थान से नहरें बनाई गई हैं बड़े स्तर पर। इसके बाद कृष्णा बैराज योजना पर भी नहर बनाई गई है, ये भी कृष्णा बैराज जो है कृष्णा डेल्टा के पास स्थित है। इसके बाद पोंचमपाद परियोजना है, यहाँ पे नहरें बनाई गई हैं, गोदावरी नदी के जल से आपका पोंचमपाद परियोजना है, वहाँ से नहरें बनाई गई हैं। तो ये हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की नहरें। अब बात करते हैं तमिलनाडु की नहरें। तो तमिलनाडु के बारे में यहाँ पर जो ज़्यादातर देखो, दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो सिंचाई है ना वो तालाबों के माध्यम से ज़्यादा होती है। वहाँ पर तालाबों का ज़्यादा प्रयोग किया था, कारण ज़मीन आपकी पठारी है, पथरीली ज़मीन है, तो वहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं। नहरों की संख्या कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ पर भूमि नर्म है वहाँ पर नहरें भी बनाई गई हैं। जैसे कावेरी डेल्टा में नहरें बनाई गई हैं। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी देखें डेल्टाई क्षेत्र पर नहरें ज़्यादा मिलेंगी आपको, ना कि जो है आपका जो पठारी क्षेत्र, क्योंकि पठारी क्षेत्र सख्त है। तो ऐसे में तालाब के द्वारा वहाँ पर बड़े स्तर पर सिंचाई कार्य किया जाता है। तो कावेरी डेल्टा में जो है आपका यहाँ पर एक एनीकट बांध बनाया गया है और कोरोलू नदी, यहाँ पे कोलेरू नदी है, वहीं पर ही आपका कावेरी नदी की एक शाखा है कोलोरू नदी, वहीं पर आपका एनीकट बांध बनाया गया और वहाँ से जो है बड़े स्तर पर कई नहरें निकाली गई हैं। ये अब नेक्स्ट है आपका पेरियार नदी जो केरल से निकलती है, उसके भी माध्यम से आपका पेरियार परियोजनाएं बनाई गई हैं। और पश्चिमी घाट से लेकर के ये आपका जो पेरियार परियोजना है, ये इनमें कई नहरें जो है पेरियार से निकाल के तमिलनाडु में भी भेजी गई हैं केरला से। इसके बाद मैटूर बांध है, मैटूर बांध भी ये आपका कावेरी नदी के ऊपर है और यहाँ पर भी आपका जो है कावेरी डेल्टा पे बृहद स्तर की नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद आपका निम्न प्रवानी परियोजना की नहरें बनाई गई, भिवानी नदी पर है, यहाँ से जल निकाला गया है, भिवानी नदी है और भिवानी नदी से जो है 200 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद आपका एक मणिमुथर नदी है वहाँ पर तमिलनाडु पे, और मणिमुथर नदी से भी जो है आपका नहरें बनाई गई हैं। अमरावती जो योजना है, अमरावती नदी है, अमरावती नदी जो कावेरी की सहायक नदी है, वहाँ से भी नहरें बनाई गई हैं। और 5 नदियों का संगम जो आपका परामिकुलम अलियार योजना है, वहाँ से भी बृहद स्तर पर अन्नामलाई पहाड़ियों के पास ही है, ये आपका 5 नदियों का संगम है, यहाँ पर बांध बनाया गया और यहाँ पर भी नहरों को निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। अब आपको देखिए 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, भारत दर्शन का एक जो आपका नदियों वाला वीडियो और दूसरा बांध का वीडियो, तो आपको पता चल जाए कि इन बांधों से किस तरीके से नहरें बनाई जाती हैं। टिहरी गढ़वाल से मैंने आपको जलाशय दिखाया, उस विशाल जलाशय से बड़े स्तर के बांध आपको निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको चर्चा करते हैं तमिलनाडु की के बाद अब केरल के नहरों की बात करते हैं। तो केरल के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर भी मानसून की अनिश्चितता है। वैसे ये तटीय राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं मानसून के टाइम पे तो बृहद स्तर पे वर्षा होती है, लेकिन बाकी समय पे यहाँ पर मानसूनी नदियों के कारण से सिंचाई की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी विभिन्न नदियाँ बनाई गई हैं। एक नदी है आपकी मालम पूजा नदी। तो मालम पूजा नदी से आपकी जो है
एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है मालम पूजा नहर निर्माण परियोजना बनाई गई है यहाँ से, ठीक है। 16,000 हेक्टेयर भूमि पर है। इसके बाद वलियार नहर है, वलियार ये भी पेरियार की सहायक नदी है, वलियार नदी, तो यहाँ से बनाई गई है आपकी वलियार नहर परियोजना। इसके बाद आपकी मंगलम योजना है, ये भी मंगलम नदी पर बनी हुई है और मंगलम योजना से विभिन्न नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद पेरियार नदी से पेरियार घाटी योजना बनाई गई है, नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद ये आपकी हो गई केरला की। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की नहरों के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी आपको पता है कि यहाँ पर आता हुआ मानसून तो अच्छी खासी बारिश करता है, लेकिन लौटते हुए मानसून से कुछ नहीं, यहाँ पर कोई भी वर्षा नहीं होती है। तो उसमें भी जो कि आपकी रबी की फसल होती है, शीतकालीन फसल होती है, उसके लिए भी यहाँ पर नहरों पर जो है बृहद स्तर पे निर्भरता है सिंचाई को लेकर के। आपको जैसा कि पता है भारत में अधिकांश सिंचाई कूपों से होती है, नल कूपों के माध्यम से होती है। यदि नहर प्रणाली की बात करें तो नहर प्रणाली का मात्र 32% जो हिस्सा है वो नहर प्रणाली का योगदान है हमारे सिंचाई तंत्र में, है ना। तो चलिए पश्चिम बंगाल के नहरों के बारे में समझते हैं। तो मिदनापुर, ये कोसी नदी पर ही मिदनापुर के पास ये नहर निकाली गई है, मिदनापुर नहर बोलते हैं इसे। दामोदर नदी से दामोदर नहर निकाली गई है। इसके बाद आपकी दामोदर नदी से ही एडेन नहर निकाली गई। ध्यान रखिएगा, बर्धमान जिले को सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहर है आपकी एडेन नहर। इसके बाद आपकी अगली नहर है ये आपकी कुलाई खाल के पास से निकाली गई है, और कुलाई खाल में जो पश्चिम बंगाल की बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ये कुलाई खाल नहर निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे मयूराक्षी योजना है। तो मयूराक्षी में मैसनजोर नामक स्थान से बांध बनाया गया है और ये भी आपका बंगाल और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। दामोदर घाटी योजना से बड़े स्तर पर यहाँ पर कई सारी नहरें निकाली गई हैं जो बर्धमान, हुगली तथा आसनसोल जिलों के लिए सिंचाई का कार्य करती हैं। इसके बाद आपकी कांसावती योजना है, ये आपकी नहरें कुमारी तथा कांसावती योजना पर बांध बना करके बनाई गई हैं। पूर्णिया, बांकुरा, मिदनापुर और हुगली जिलों को सिंचित करती हैं। इसी प्रकार से आपकी फरक्का जो आपकी भागीरथी नदी पर है, फरक्का परियोजना, इस पे जो है आपकी बड़े स्तर पर ये परियोजना बनाई गई है, ठीक है। तो फरक्का आपको जैसा कि पता होगा कि फरक्का के बाद गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। हुगली एक शाखा इसकी चली जाती है कलकत्ता की तरफ और दूसरी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन जितना हिस्सा पश्चिम बंगाल में रहता है उसे भागीरथी नदी कहते हैं। तो वहीं पर आपका भागीरथी नदी से ही फरक्का परियोजना जो आपकी है, भागीरथी नदी पर ही बांध बनाकर विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली गई हैं। तो ये हो गई आपकी पश्चिम बंगाल की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नदियों की। मध्य प्रदेश में आपकी विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर, चूँकि मध्यवर्ती राज्य हैं, पठार यहाँ से चालू हो जाता है। कृषि योग्य यहाँ पर भूमि तो है, लेकिन सिंचाई के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है ना। तो ऐसे में यहाँ पर भी विभिन्न नहरें बनाई गई हैं। तो जो प्रमुख नदी है चंबल नदी के बारे में आपको पता ही है। तो चंबल नदी से जो है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश से राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है ये, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की, और यहाँ पर बांध बनाया गया है। दूसरा है मोला बांध की नहरें, मोला नदी से निकाली गई हैं। ये दमदमा में बांध बनाकर अनेक नहरें निकाली गई हैं। फिर बेनगंगा नहर है आपकी, ये इसका निर्माण बेनगंगा नदी पर किया गया है। तवा परियोजना आपकी, ये तवा नदी पर इसका जो है कार्य किया गया है, तवा नदी पर बांध बनाया गया है। फिर अगला है तांदुला नहर परियोजना। तांदुला नहर का निर्माण सूखा और तांदुला नदियों के जल से किया गया है और तांदुला नदियों के संगम पर इसका बांध बनाकर नहर निर्माण किया गया है। अगला है महानदी की नहरें, यानी उड़ीसा चलते हुए महानदी से भी कुछ जो है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जो है परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो महानदी में आपका जो है ये रुद्रपुर छत्तीसगढ़ पे बांध बनाए गए और यहाँ पे महानदी से भी नहरें बनाई गई हैं। बरना की नहरें, ये बरना नदी पड़ती है आपकी, और बरना नदी से भी नहरों का निर्माण दाएँ और बाएँ दोनों हिस्सों में बांध बनाकर किया गया है। हलाली नहर परियोजना, ये बेतवा नदी पर है आपकी, और बेतवा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत विदिशा जिले में ये परियोजना बनाई गई है, हलाली नहर परियोजना। तो 761 किलोमीटर जो है एक लंबी नहर इससे निकाली गई है, ठीक है। अगला है आपका गुजरात की नहरें जो आपकी हैं। अगला हम गुजरात चलते हैं। तो गुजरात में आपको प्रमुख नदी शहर आपको पता ही है, गुजरात में प्रमुख नदियां हैं, ताप्ती है, माही है, उकाई है, बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर। तो ताप्ती नदी पर ताप्ती नहर परियोजना बनाई गई है। माही नदी पर माही नहर परियोजना बनाई गई है। उकाई परियोजना ये आपका ताप्ती नदी पर है, यहाँ से भी बड़े स्तर पर नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद आपकी रुद्र माता कक्ष में पड़ता है, ये आपका रुद्र माता नहर कक्ष में पड़ता है, रन ऑफ कक्ष में पड़ता है। 1961 में ये परियोजना बनी थी, रुद्र माता नहर। औचट नहर परियोजना, औचट नहर परियोजना आपका बनास नहर के नाम से भी जाना जाता है, औचट नहर। इसके बाद आपका महाराष्ट्र से भी बहुत बृहद स्तर पर नदियाँ निकलती हैं। महाराष्ट्र से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बाद नहरें निकलती हैं, उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा।
तो जैसा कि नासिक नहर निकली आपकी गोदावरी से ही नासिक नहर बनाई गई है। गोदावरी का उद्गम स्थल भी नासिक ही है। इसके बाद आपका गोदावरी के जल से ही आपका जायकवाड़ी नहर परियोजना बनाई गई है। इसके बाद कृष्णा की सहायक नदी है नीरा नदी, नीरा नदी से नीरा नहर बनाई गई है और ये आपका पूना और सोलापुर वाला जो हिस्सा है उसकी भूमि को सिंचित करती है। इसी प्रकार से भीमा नदी की सहायक नदी है मूड नदी, वहाँ से आपका खगल वासला की नहरें निकाली गई हैं। इसी प्रकार से आपकी मूला नदी है, मूला नदी से आपकी मूला नदी परियोजना है, वहाँ से विभिन्न नहरें बनाई गई हैं। इसके बाद आपका जो है नीरा नदी से ही भाटागर बांध की नहरें बहुत सारी यहाँ पे निकली हैं। कृष्णा की सहायक पे ही एक बांध बनाया गया भाटागर नाद, वहाँ से कई सारी नहरें निकली हैं। इसके बाद आपकी नालगंगा नदी है, नालगंगा नदी से नालगंगा नहर परियोजना बनाई गई है। प्रवरा नदी से प्रवरा परियोजना की नहरें बनाई गई हैं। इसी प्रकार से आपकी गिरना नहर आपकी गिरना नदी पर बनाई गई है। पूर्णा नदी पर पूर्णा नहर बनाई गई है। तो ये जितनी भी परियोजनाएं थी आपकी ये महाराष्ट्र की परियोजनाएं थी, महाराष्ट्र की नहर परियोजनाएं थी। आगे बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका भी दक्षिण भारत का राज्य है और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर भी भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ज़्यादातर तालाब ही हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की नहरें बनाई गई हैं। तो एक तुंगा नदी है यहाँ पे, तुंगभद्रा की सहायक नदी, तुंगा और भद्रा दो नदियाँ मिलकर तुंगभद्रा बनाती हैं। तो तुंगा बांध है, तुंगा बांध जहाँ पर तुंगभद्रा का आपस में मिलन होता है वहीं पर तुंगा बांध है। तुंगा बांध से विभिन्न नहरें निकाली गई हैं। मालप्रभा नदी से मालप्रभा नदी परियोजना बनाई गई है। भद्रा नहर निकाली गई है भद्रा नदी से। और कृष्ण राज सागर जो है कृष्ण राज सागर से नहरें निकाली गई हैं। कृष्णा नदी से भी विभिन्न प्रकार की जो है कृष्णा परियोजना की नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 4 से 5 परियोजना है। तुंगा परियोजना, भद्रा परियोजना, मालप्रभा परियोजना और कृष्णा राज सागर परियोजना, ये सारी नहरें यहाँ से निकली हैं। अंतिम आपका है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपका जो है घाट प्रभा नदी परियोजना है आपका। तो घाट प्रभा से यहाँ से विभिन्न प्रकार की नदियाँ निकाली गई जो कि बेलगांव, बीजापुर आदि की सिंचाई करती है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड महानदी पे बना हुआ बड़ा बांध है, आपको जैसा कि पता है, यहाँ से बड़े स्तर पे नहरें निकाली गई हैं। और अंतिम है आपका महानदी डेल्टा की नहरें, और महानदी डेल्टा पे भी विभिन्न प्रकार के बांध बनाए गए हैं महानदी डेल्टा पे, और यहाँ पर कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए हैं और नहरों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई सुविधा प्राप्त की गई है। तो इस तरीके से बड़े स्तर पे आपने देखा विभिन्न प्रकार की, जिस तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, भारत के विभिन्न हिस्सों पर विभिन्न परियोजनाएं बनाई गई हैं, है ना। तो आपको एक बार मैं फिर से एक बार सभी जो है बहुत कम समय में आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ। इसके बाद आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, तुरंत आपको जो है पूरी की पूरी नहरें याद हो जाएंगी। साथ में मानचित्र में ज़रूर आपको इसको देखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं तुरंत बोलूँगा क्विकली, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऊपरी बारी दोआब नहर परियोजना आपकी पंजाब में है। ऊपरी गंगा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में है। एडन नहर पश्चिम बंगाल में है। तिलपाड़ा नहर आपका पश्चिम बंगाल में है। तुंगभद्रा नहर आपका ये आंध्र प्रदेश में है। त्रिवेणी नहर आपका बिहार में है। दामोदर नदी आपका इसमें नहर ये पश्चिम बंगाल में है ना। नागल नहर आपकी पंजाब में है। निचली भिवानी नहर तमिलनाडु पे है। निचली गंगा नहर आपकी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी यमुना नहर आपकी हरियाणा की प्रमुख नहर है और ये पंजाब को भी प्रमुख सहायक नदी है। पश्चिमी सोन नहर बिहार की प्रमुख है। पार्वती परियोजना आपकी राजस्थान की प्रमुख नहर है। पूर्वी नहर आपकी ये पंजाब की प्रमुख नहर है। पूर्वी यमुना नहर आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है। पूर्वी सोन नहर आपकी बिहार की नहर है। पेरियार परियोजना तमिलनाडु में प्रमुख नहर परियोजना है। बाकली परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। बाकली परियोजना इंदिरा गांधी नहर कैनाल जिस पे हम खड़े हैं ये भी आपकी प्रमुख परियोजना है। बिस्त दोआब जो आपका है पंजाब की, ये बिस्त मतलब कि ब्यास और सतलुज दोनों का दोआबी क्षेत्र है, यहाँ पर पंजाब की प्रमुख नहर परियोजना है। बेतवा नहर परियोजना आपकी ये आपके उत्तर प्रदेश की है। बीकानेर नहर परियोजना ये राजस्थान की है। भंडारदरा बांध की नहरें महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। तो ये आपका, इसके अलावा मालपूजा की बांध की नहरें आपकी केरल की हैं। मिदनापुर नहर पश्चिम बंगाल में है। मंगल योजना केरल की प्रमुख नहर है। मंगल योजना केरल की प्रमुख नहर है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु की प्रमुख नहर है। मूठा नहर आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख नहर है। मूला परियोजना आपकी महाराष्ट्र की प्रमुख नहर है। मोरेल परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर है। शारदा नहर जो आपकी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर परियोजना है। सरहिंद नहर आपकी पंजाब की प्रमुख नहर है। सांपत सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की प्रमुख नहर परियोजना है। जग्गर परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है।
वालायर जलाशय की नहर केरल की प्रमुख परियोजना है। बीर परियोजना महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजना है। गंडक बांध परियोजना बिहार की प्रमुख परियोजना है। गंभीरी परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। गुड़गांवा नहर परियोजना हरियाणा की प्रमुख नहर परियोजना है। बूढ़ा नहर परियोजना राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। गोदावरी डेल्टा नहर आंध्र प्रदेश की प्रमुख नहर है। गोदावरी नहर परियोजना महाराष्ट्र की प्रमुख नहर परियोजना है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर परियोजना है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसे कि आपको पता है राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजना है। कालीसिल परियोजना राजस्थान की प्रमुख परियोजना है। कावेरी डेल्टा नहर तमिलनाडु की प्रमुख नहर परियोजना है। कृष्णा डेल्टा की नहर आंध्र प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। इसके अलावा कृष्णा पेन्नार परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश की प्रमुख नहर परियोजना है। तो इस तरीके से आपने बृहद स्तर पर बड़े ही धैर्य के साथ आपने पूरी जितनी भी नहरें थी भारत की सभी आपने सुनी। सभी राज्यों की नहरों को मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आप लोग ध्यान से इसे 1 से 2 बार सुनिए और इससे लाभान्वित होइए। तो आप सभी ने समग्रता से संपूर्ण भारत के सभी राज्यों के नहर परितंत्र को पढ़ा, जाना। मैंने आप सभी को क्रमशः हर एक राज्य के नहर परितंत्र को बताया। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इंदिरा गांधी नहर पे खड़े हैं। इस भव्य नज़ारे का आपने अवलोकन भी किया। तो अब ये धीरे धीरे जैसलमेर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो आप सभी भारत दर्शन के इन एपिसोड के माध्यम से व्यवहारिक तौर पे आप लोगों को खुद आना चाहिए, खुद देखना चाहिए, लेकिन मेरा स्वयं का प्रयास है कि मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें दिखा सकूं। तो एक बार आपको इस पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है और बहुत जल्द आपको आने वाले समय में भारत के सभी हिस्सों से, कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा, हम भारत के सभी हिस्सों से खड़े होकर के मैं आप सभी को क्लासेस दूंगा, पढ़ाऊँगा, है ना। तो आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा और इसमें जो जानकारी आप लोगों के पास है उसे भी साझा करिएगा। और यदि आप में से कोई भी मसीतावाड़ी हेड से मुझे देख रहा हो, गंगानगर से हो या राजस्थान के जितने भी छात्र हैं, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी बनती हैं यहाँ पर। तो एक बड़े स्तर का जो है ये जो इंदिरा गांधी कैनाल का एक भव्य नज़ारा है, जो ये कह सकते हैं कि अब मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पर और इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, एनर्जी है। तो आप सभी भी आइए कभी भी और आकर के इन भव्य नज़ारे को अवलोकन करिए, व्यवहारिक तर्ज पे चीज़ों को पढ़िए। और भारत दर्शन के माध्यम से इसी तरीके से मैं आप सभी के सामने एपिसोड लाता रहूँगा। आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि और कहाँ का अगला जो वीडियो किस राज्य से चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट से चाहते हैं। और इससे पहले के जितने भी वीडियो रहे हैं आप सभी को देखिएगा और समग्रता से अपने ज्ञानवर्धन को करिएगा। इसी तरीके से आज़ाद IAS एकेडमी के साथ बने रहिए। आपके लिए भारत दर्शन का कार्यक्रम निरंतर आता रहेगा। पूरे भारत की संस्कृति, पूरे भारत का कल्चर और पूरे भारत का ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क आपके सामने इसी तरीके से हम प्रस्तुत करते रहेंगे और आपके साथ सतत परिश्रम करते रहेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो जितने भी आपके डाउट हैं इंदिरा गांधी कैनाल से लेकर या भारत के पूरे जो नहर परितंत्र से लेकर के हैं, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप जो है जो भी प्रश्न आपके आएंगे उन्हें कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।